जी बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ को बेटा अपनी गौर से देखना है और इससे रिलेटेड हम एमडी कैट में जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस, वो सारे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एवोगैड्रोस लॉ बेटा क्या है? एवोगैड्रोस लॉ का पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इटालियन फिजिसिस्ट एवोगैड्रो ने 1811 के अंदर बेटा इसको पेश किया। एवोगैड्रो लॉ कहता क्या है? अगर आपके पास इक्वल वॉल्यूम और डिफरेंट आइडियल गैसेस, मतलब दो तीन डिफरेंट आइडियल गैसेस है, उनका वॉल्यूम अगर आपके पास सेम है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर पड़ी है, तो उनमें पार्टिकल्स सेम होंगे। मसलन मेरे पास 500 सेंटीमीटर क्यूब एक एक्स गैस है और 500 सेंटीमीटर क्यूब एक वाई गैसेस है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो एवोगैड्रो ने कहा कि उन दोनों के अंदर पार्टिकल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई भी पार्टिकल फर्ज कर सकता हूँ, तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बेटा क्या हो गए? सेम हो गए हैं। इसी तरीके से एक और चीज आपने समझ लेनी है, यहाँ पर आपने देख लेना, एक तो ये वैल्यू भी सेम हो और साथ में यूनिट भी सेम हो। अगर यहाँ पर उसने 1 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया, 1 डेसीमीटर क्यूब कर दिया, तब आपके पास उसका वॉल्यूम सेम नहीं होगा, तब बेटा हमारे पास उसके पार्टिकल्स भी सेम नहीं होंगे। यहाँ पर वो कोई वॉल्यूम लगा दे, किसी किस्म का यूनिट लगा दे, अगर वो बेटा दोनों के साथ सेम यूनिट और सेम वैल्यू है ना, तो पार्टिकल्स क्या होंगे? सेम होंगे। अगर वैल्यू डिफरेंट हो जाए, ये यूनिट डिफरेंट कर दे, तब वो आपने क्या करना है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी आपने डिफरेंट कर देने हैं। तो ये बेटा इसके डेफिनेशन के हिसाब से मैंने समझा दिया। एक और चीज बेटा, मसलन 22.414 डेसीमीटर की मेरे पास नाइट्रोजन, तो 1 मोल नाइट्रोजन का पार्टिकल जिसमें भी सेम। ये बेटा मेरे पास है 22.414 डेसीमीटर क्यूब सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो ये भी बेटा क्या है? इसमें भी पार्टिकल्स की तादाद से। अच्छा बेटा, एक चीज आपने नोट करनी, इसी तरीके से वो क्वेश्चन में गड़बड़ करता है। इनमें जो जिस चीज से मिलकर बनी है ना, मतलब नाइट्रोजन गैस का मेरे पास सिलेंडर है, तो N2 से मिलकर बनी होती है। सल्फर ट्राइऑक्साइड का मेरे पास सिलेंडर, तो SO3 से मिलकर बनी, तो वो पार्टिकल्स सेम होंगे। तो उन चीजों को बेटा उनकी वैल्यू सेम होगी, लेकिन आगे वो जिन चीजों से मिलकर बने वो चीज सेम नहीं होगी। यानी कि वो गैस जिस चीज से मिलकर बनी है वो तादाद सेम होगी, आगे भी जिस चीज से मिलकर बने वो एटम की तादाद बराबर नहीं होगी। ये चीज आपने समझ लेनी है। तो इनके अंदर बेटा क्या है? 1 मोल है, पार्टिकल्स इसमें देखें दोनों के अंदर 6.02, इसमें N2 की तादाद इतनी है, इसमें SO3 की तादाद इतनी है। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स निकालूंगा तो नाइट्रोजन में नंबर ऑफ एटम्स 2Na है और सल्फर ट्राइऑक्साइड में 4Na है। तो नंबर ऑफ एटम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो गैस जिस चीज से मिलकर बनी है उनके पार्टिकल्स बेटा सेम होंगे, आगे वो जिस चीज से मिलकर बनी है उनकी एटम्स की तादाद बराबर नहीं होगी, वो डिफरेंट होगी। ये चीज आपने यहाँ से समझ लेनी है। इस तरीके से वो गड़बड़ कर देता है क्वेश्चन के अंदर। अब हम सिग्निफिकेंस बेटा देखने वाली है एवोगैड्रोस की। तो एवोगैड्रोस की सिग्निफिकेंस जरा गौर से आपने देख लेनी है बेटा। एवोगैड्रोस ने बेटा फाइंड आउट किया था, अगर आपके पास 1 मोल सब्सटेंस हो तो पार्टिकल इतने होंगे। तो ये कंफर्म किया बेटा बाद में। इसको किसने कंफर्म किया बेटा? जोसेफ लॉशमिट ने इसको कंफर्म किया। अब हम इसको स्पेक्ट्रोमेट्री से भी कंफर्म कर चुके हैं कि एवोगैड्रो ने बात कही थी, सही कही थी। वाकई में किसी भी चीज की 1 मोल हो तो उसके अंदर पार्टिकल 6.02 10⁻23 ही होते हैं। अब हम देखेंगे एमडी कैट में वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। पहला क्वेश्चन बेटा मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। 2 ग्राम हाइड्रोजन है बेटा, इसमें पार्टी 1 मोल है ना बेटा, 2 ग्राम हाइड्रोजन 1 मोल होती है, तो पार्टिकल इसमें 6.02 10⁻23 होंगे। वॉल्यूम इसका बेटा क्या होगा? 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा। अब मैं वो इस तरीके से पूछ लेता है कि अब आपने 1 ग्राम हाइड्रोजन का वॉल्यूम निकाले। अब मैं 1 ग्राम, या इस तरीके से पूछ सकता है, अब आपको वो वॉल्यूम दे दे और कह दे कि 1 डेसीमीटर क्यूब बेटा वॉल्यूम के अंदर कितना मास है हाइड्रोजन का, वो फाइंड आउट करके देना। तो इससे रिलेटेड कई शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यू बनते हैं, तो उसको आपने अच्छे से कवर करना है जी। 1 ग्राम का मैं फाइंड आउट करूंगा, तो इसको बेटा मैंने हाफ किया, तो ये भी हाफ कर दूंगा, ये भी हाफ कर दूंगा, तो जरा आसान था। तो ये बेटा हमारे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन में पार्टिकल्स बेटा कितने हो गए? 0.5 Na हो गए, या 3.01 10⁻23 हो गए, या 1/2 Na हो गए, और इसका वॉल्यूम ये निकला है। अब इस तरीके से पूछ सकता हूँ, जितना मास हो उसको आपसे कह देगा 1 ग्राम का निकाले। इसको बेटा मैंने क्या किया, इस मास को मैंने हाफ किया और मेरे पास वॉल्यूम निकल आया, पार्टिकल्स निकल आए। अब बेटा मैं क्या करूंगा, इसको उलट करके पूछ सकता है। यहाँ पर उसने 1 ग्राम हाइड्रोजन का मास पूछा, तो यहाँ पर 1 पूछ सकता है 1 डेसीमीटर क्यूब अगर आपके पास हाइड्रोजन गैस हो तो उसका मास कितना होगा, उलट करके देखिए बेटा 22.414 डेसीमीटर क्यूब अगर आपके पास हाइड्रोजन, तो वो 2 ग्राम है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब का वो मास पूछ रहा है, तो इसको बेटा 22.414 उधर जाकर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1 डेसीमीटर क्यूब का मास निकलेगा 2 डिवाइडेड बाय 22.414। इसको ये कट रहा है तो काट के बिल्कुल सादा वैल्यूज में चेंज कर लेना, ताकि आगे जो डिवीजन है वो जरा आसान हो जाए। मैंने डिवाइड किया इसको, ये बन गया 1 डिवाइडेड बाय ये
2 से डिवाइड कट गया और कटने के बाद 11.2 बच गया। अब आपने 11 को 1 से डिवाइड करना है, ये 1 था बेटा, 1 से मैंने डिवाइड कर, अब 11 से डिवाइड करना है, तो अब बेटा 11 1 पे डिवाइड नहीं होता, तो मैंने अशारिया लगाकर 1 0 लगा दिया। अभी भी ये वैल्यू छोटी है तो मैंने 1 0 लगा, क्रॉस 0 लगा के अब ये वैल्यू बन गई है 100। 11 से मैं डिवाइड करूंगा तो बेटा 11 नाम 99, तो यहाँ पर बेटा हमारे पास वैल्यू 0.09। तो मुझे पता चल गया 1 डेसीमीटर क्यूब जो हाइड्रोजन है उसके अंदर बेटा मास कितना होता है, 0.09 ग्राम हाइड्रोजन होगी। तो 1 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन के अंदर कितने ग्राम हाइड्रोजन का मास होगा बेटा, 0.09 ग्राम हाइड्रोजन का वजन निकलेगा। इसी तरीके से वो कोई क्वेश्चन दे सकता है, वो ये दे सकता है कि अगर आपके पास बेटा इतनी 22.414 डेसीमीटर क्यूब नाइट्रोजन है तो उसमें 1 डेसीमीटर क्यूब का मास निकाले। वो ये भी दे सकता है आपके पास 28 ग्राम नाइट्रोजन, उसमें 1 ग्राम नाइट्रोजन का वॉल्यूम निकाले। इस तरीके से पूछ सकता है। उसने कहा कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब मेरे पास नाइट्रोजन है ना, तो इसका मास होता है 28 ग्राम नाइट्रोजन, इसका मास ये होता है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब में नाइट्रोजन का मास निकालना है, जिसको बेटा मैं क्या कर दूंगा, तो डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड किया तो 28 डिवाइड बाई 22.4 आ गया, कट गया। इसको मैं काट दूंगा, 19 दूना 28 होता है और यहाँ पर 11.2 2 से कट जाएगा, ऊपर 19 डिवाइड बाई 8। अब मैंने क्या करना, 19 को 11 से डिवाइड करना, 19 11 से डिवाइड करूंगा, 11 एकदम 11 बेटा बन जाएगा और ये पीछे 8 बच जाएगा। अब अशारिया लगाकर मैं 0 नीचे उतार लूं तो 11 7 77 हमारे पास, यानी कि मुझे पता चल गया कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो मेरे पास नाइट्रोजन गैस है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब नाइट्रोजन गैस के अंदर बेटा नाइट्रोजन का वजन कितना होगा, 1.7 ग्राम होगा। देखिए बेटा वॉल्यूम दोनों का सेम है, वॉल्यूम दोनों का सेम है तो पार्टिकल्स वॉल्यूम दोनों का सेम है। जब इन दोनों का वॉल्यूम सेम है तो पार्टिकल्स भी सेम निकलेंगे। अगर मैं पार्टिकल्स निकालूं, क्योंकि वो तुम्हें पता ही है, उसने बता दिया पार्टिकल्स सेम निकले तो सेम होंगे। तो जब वॉल्यूम उसने सेम लिया तो उसने बता दिया वॉल्यूम पार्टिकल सेम, तो पार्टिकल सेम ही है। तो देखिए बेटा जब पार्टिकल्स भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, लेकिन देखिए मास उसका क्या निकला, डिफरेंट निकला है। इसको हमने उलट करके भी याद रख लेना बेटा, हमारे पास सेम वॉल्यूम के अंदर जो गैसेस का मास होगा ना, क्या होगा, डिफरेंट मास होगा। तो ये चीज भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए यहाँ से। अच्छा यहाँ पर उसने बेटा 1 डेसीमीटर क्यूब नाइट्रोजन का मास पूछा था, वो ये भी पूछ सकता है 1 ग्राम नाइट्रोजन का वॉल्यूम बताएं कितना होगा। तो हमें पता 28 ग्राम नाइट्रोजन हो तो 22.414 डेसीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम होता है। तो 1 ग्राम का बेटा हमने निकाले। तो अब बेटा यहाँ से अच्छे तरीके से एक बात समझनी है आपने, यहाँ पर बेटा जब मैंने किया था हाइड्रोजन के 1 ग्राम का मास निकाला, तो हाइड्रोजन के 1 ग्राम का मास निकालने के लिए मैं 2 को उधर ले जाकर डिवाइड कर रहा था, यानी कि इसको मैंने हाफ किया था। यानी कि हाइड्रोजन का जब 1 ग्राम निकाला था तो उसको मैं हाफ कर रहा था, और जब मैं नाइट्रोजन के 1 ग्राम का वॉल्यूम निकाल रहा हूं तो उसमें 28 गुना छोटा कर रहा हूं। तो इसको मैं हाफ कर रहा था, इसको 28 गुना छोटा कर रहा था। तो ये चीज भी बेटा आपने समझ लेनी है। बेशक यहाँ पर बेटा हमारे पास उन दोनों का मास सेम है, 1 ग्राम हाइड्रोजन 1 ग्राम नाइट्रोजन, मास सेम है। तो अगर बेटा मास सेम हो तो सेम मास से बेटा वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल सेम नहीं होंगे, सेम वॉल्यूम से पार्टिकल सेम होंगे। समझ रहे बेटा, जबकि सेम मास से पार्टिकल कभी भी सेम नहीं होंगे, ना सेम वॉल्यूम उसका सेम निकलेगा। ये चीज आपको नोट होनी चाहिए यहाँ से। अगर समझ नहीं तो इसको थोड़ा सा पीछे करके सुन ले। 1 ग्राम 28 उधर डिवाइड हो गया, 22.4 28 में डिवाइड कर दिया। काट दूं, पहले काट कर छोटा करें ताकि आपको डिवीजन करनी आसान हो जाए। 11.2 डिवाइड बाई 19 बेटा, अब 11.2 11 ही मैंने यहाँ से ले लिया, 19 पर डिवाइड करेंगे, 19 पर डिवाइड करने से डिवाइड नहीं हो रहा, अशारिया लगाकर मैं 0 लगा लूंगा, 110 बन गया। 19 5 95 बेटा होता, पहाड़े आपने याद रख लेने हैं। 19 5 95 15 हमारे पास आ गया, 0 नीचे उतार लेंगे तो बेटा 19 7 133 हमारे पास होता है। तो हमारे पास 1 ग्राम नाइट्रोजन का वॉल्यूम बेटा कितना निकला है, 0.5। देखिए बेटा 1 ग्राम हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना निकला था, 11.2 निकला था, और 1 ग्राम नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना निकला, 0.5। इससे आपने समझ लेना इनका जो वॉल्यूम सेम नहीं है, मास सेम है। मास सेम करने से ना वॉल्यूम सेम होगा, जब वॉल्यूम सेम नहीं होगा तो हमें पता सेम वॉल्यूम में पार्टिकल सेम होते हैं, जब इनका वॉल्यूम सेम नहीं तो इनमें पार्टिकल सेम नहीं होंगे। आगे उसके बाद एक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट मैं शॉर्ट एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। बेटा देखिएगा यहाँ पर जब मैंने नाइट्रोजन का 1 ग्राम का मास निकाला तो मैंने उसके 28 ग्राम को 1 किया, तो जब मैंने उसको 28 टाइम छोटा कर रहा हूँ, 28 टाइम्स छोटा कर रहा हूँ। और जब मैंने हाइड्रोजन के 1 ग्राम का मास निकाला तो पहले 2 था तो उसको मैं सिर्फ हाफ कर रहा हूँ, आधा कर रहा हूँ। तो बेटा देखिए जब मैं इसको आधा 28 गुना छोटा कर दिया, इसको बेटा मैंने क्या कर दिया
किया, हाफ किया। तो जब इसको हाफ किया तो हाइड्रोजन के पार्टिकल भी हाफ हुए। इसी तरीके से अगर यहाँ पर बेटा मैं नाइट्रोजन के पार्टिकल लिख दूं 6.02 10 raised to power 23, तो जब मैं इसको 1 टाइम्स बेटा 1 ग्राम का मास निकालूंगा तो उसका वॉल्यूम भी 28 टाइम छोटा होगा और उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो भी 28 टाइम्स छोटे होंगे। समझ रहे बेटा? तो आपने समझ रहे ना कि जिसका जितना मास बेटा ज्यादा होगा ना, तो जब हम उसकी 1 ग्राम का मास निकालेंगे उतनी बड़ी चीज से डिवाइड होगा, और जो चीज जितनी बड़ी चीज से डिवाइड होगी उसमें पार्टिकल्स उतने ही कम निकलेंगे। समझ रहे बेटा? इस चीज को आपने समझना। दोबारा मैं बोल रहा हूं, आपके पास जितना यहाँ पर हाइड्रोजन का मास था तो इसके पार्टिकल्स 2 मासेस का 2 था, तो मैंने 1 ग्राम का निकाला तो ये हाफ हुआ था, पार्टिकल हाफ हुए, वॉल्यूम हाफ हुआ। और जब मैं 28 ग्राम नाइट्रोजन का निकाला तो 28 ग्राम नाइट्रोजन के अंदर बेटा क्या 1 ग्राम, तो इसका मास 28 गुना, इसका वॉल्यूम 28 टाइम छोटा हो रहा है, इसके पार्टिकल्स 28 टाइम छोटे हो जाएंगे। तो बेटा जिसका जितना मास ज्यादा होगा जब हम उसको डिवाइड करेंगे उसमें पार्टिकल्स उतने छोटे निकलेंगे। अब इसी चीज को समझ के आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 1 ग्राम अगर आपके पास उसने बोला डिफरेंट गैसें हो, ये भी 1 ग्राम, ये भी 1 ग्राम, ये भी 1 ग्राम, ये भी 1 ग्राम है, तो आपने बताना है इनमें वॉल्यूम सबसे 1 ग्राम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपके पास ये हर ग्राम मैंने हर को मैंने 1 ग्राम ले लिया एट एसटीपी, देन द गैस विल हैव हाईएस्ट वॉल्यूम, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका होगा? तो बेटा देखें सबसे ज्यादा वॉल्यूम उसका होगा जिसका ओरिजिनल मास सबसे कम होता है, क्योंकि उसका नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड हुए हैं। तो इसका मास बेटा सबसे स्मॉल है 16, तो इसके जब मैं इसका 1 ग्राम निकालूंगा मीथेन का मास होता है 16 ग्राम पर मोल, तो इसका 16 ग्राम बेटा जो मास है वो 1 मोल है, 1 मोल है तो पार्टिकल 6.02 10 raised to power 23, और जब मैं इसका 1 ग्राम निकालूंगा तो इसके पार्टिकल 6.02 10 raised to power 23, 16 सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड होंगे, तो इसका बेटा सॉरी वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम सबसे छोटी वैल्यू से 22.414 डेसीमीटर क्यूब सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड होगा, तो वॉल्यूम इसका सबसे बड़ा निकलेगा। तो ये चीज बेटा आपने अच्छे से समझ लेनी है। अब हम इजी ट्रिक देखेंगे कि हम डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में किस तरीके से चेंज करते हैं। अच्छा बेटा जब वो एब्सोल्यूट जीरो देता है तो एब्सोल्यूट जीरो में मेजॉरिटी तौर पर उसके आगे जो थर्मोमीट्री स्केल है उन्हीं में से एमसीक्यू दे रहा होता है। मेजॉरिटी तौर पर आइडियल केसेस में यही थर्मोमीट्री स्केल में से ही एमसीक्यू आ रहे होते हैं, और उसमें से यही क्वेश्चन आते हैं कि हम डिग्री को फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट को डिग्री में कैसे चेंज कर सकते हैं। जी बेटा आपने पहले समझ लेना है कि इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे। तो हमें पता है 0 डिग्री जो होता है वो 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, क्योंकि अगर हम बेटा देखें ना लिक्विड वाटर उसका फ्रीजिंग पॉइंट बेटा देखें तो वो 0 डिग्री होता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री, और फ़ारेनहाइट में देखें तो 32 होता है। यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से दोनों क्या हो जाएंगे, आइस के मेल्टिंग पॉइंट बराबर हो जाएंगे। और दूसरा बेटा 0 डिग्री को अगर हम 100 तक लेकर जाए तो उसके 100 पार्ट बनते हैं, और इसको बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से लेकर जाए तो 180 पार्ट बनते हैं। अब हमने बेटा इनको भी बराबर करना है, तो बेटा पहले हमने क्या करना है, डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट के बिल्कुल वैल्यू के हिसाब से बराबर करना है। या इसको बेटा 32 कर लें या इसको 0 कर लें, तो इसको बेटा मैं 0 के बराबर लाने के लिए क्या करूंगा, इसको 0 के बराबर लाने के लिए 32 इसमें से माइनस कर दूंगा। इसको बेटा या मैंने क्या कर दिया, फ़ारेनहाइट में से 32 माइनस कर दिए। फ़ारेनहाइट में से अगर मैं 32 निकाल दूं, फ़ारेनहाइट पहले 32 से 32 में माइनस कर दूं तो वो 0 के बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ गया। और दूसरा इसी तरीके से हमने फ़ारेनहाइट में से 32 निकाल लिए तो वो क्या हो जाएगा, वैल्यू के हिसाब से डिग्री 0 के बराबर आ जाएगा। फिर मैंने क्या करना है बेटा, जैसे इसमें से 32 निकाले, अब मैंने इसके 100 पार्ट को 180 पार्ट के बराबर करा तो 100 को उधर ले जाऊंगा, 100 आकर 180 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, इससे काट के तो 9/5 हो जाएगा, मुझे 9/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फार्मूला बन गया डिग्री सेंटीग्रेड 9/5 is equal to F minus 32। अब मैंने 100 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड पे चेंज करना है, तो बेटा फ़ारेनहाइट के 100 यहाँ पर लगाऊंगा, पहले 32 में से माइनस करें उसको, और 9/5 को हम 0.55 बोल सकते हैं, आपने एमडी कैट में अच्छे से याद रखना है। फ़ारेनहाइट 100 है, 32 से माइनस कर दिए तो बेटा 68 बन जाएगा। अब 68 को 0.55 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अलग अलग दोनों को इस 5 से, एक मरतबा 68 को इस 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक मरतबा इस 5 से। जब मैं 68 को इस 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा बनेगा ये 340 बनता है। अब एक दर्जे छोड़कर अशारिया, तो इधर से मैंने एक दर्जे छोड़कर अशारिया लगा दी तो ये 34 बन गया। अब मैं इसी 68 को इस 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 340। अब ये जो 5 है बेटा ये 2 दर्जे,
ये बेटा यहाँ से एक दो दर्जे छोड़कर बेटा आ रहा है, जब दो दर्जे छोड़कर आएगा तो मैं आशारिया भी दो दर्जे छोड़कर लगाऊं तो ये 3.4 आ जाएगा। अब ये मैंने बेटा क्या कर दिया, 0.55 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करूंगा तो 34 जमा उसमें 3.4 प्लस कर देंगे 34, ये इससे एक मरतबा मल्टीप्लाई होकर इस 5 से 34.0 बन गया, इस 5 से मल्टीप्लाई होकर 3.4 बन गया, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 37.4 बन गया। इस तरीके से बेटा मैंने क्या कर दिया, फारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज कर दिया। अब मैंने क्या करना है, अगर हमारे पास फारेनहाइट में वैल्यू आ जाए उसको मैंने डिग्री सेंटीग्रेड में किस तरीके से चेंज किया तो आपको समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना बेटा, अगर वो डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू देते तो उसको फारेनहाइट में किस तरीके से चेंज करा, तो यही फार्मूले में फारेनहाइट वाला फार्मूला बनाऊंगा। तो ये फार्मूला मैं दोबारा लिख लिया, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 9/5 - 32। अब 9/5 को जब इधर लेकर जाऊंगा तो ये बेटा उलट होकर 5/9 डिग्री सेंटीग्रेड बन जाएगा। 32 यहाँ से माइनस हो रहा तो यहाँ पर बेटा प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू फारेनहाइट। तो न्यू फार्मूला बन गया 5/9 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 इज इक्वल टू फारेनहाइट। और 5/9 को बेटा 1.8 आपने लिखना है, तो ये हमारे पास 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 इज इक्वल टू फारेनहाइट। अब बेटा मैंने 14 डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में चेंज करना है, तो 14 डिग्री सेंटीग्रेड को मैं फारेनहाइट में कैसे चेंज करूंगा, तो 14 डिग्री की जगह पर यहाँ पर 14 बेटा लगा दूंगा, तो ये बन गया 1.8 मल्टीपल बाय 14 प्लस 32। अब बेटा मैंने 14 को 1.8 से मल्टीप्लाई करना, मैंने 14 को 1.8 से मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई बेटा मैं क्या करूंगा, अलग-अलग मल्टीप्लाई करूंगा। एक मरतबा 14 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर अगली मरतबा 14 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों को प्लस कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो ये किसी भी अगर आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन आ रहा तो बहुत आसान है, इस तरीके से आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों को प्लस करना है। 14 को एक मरतबा मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बेटा 14 बन गया, दूसरी मरतबा मैं 14 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 से मल्टीप्लाई करें तो 14 दोनों हमारे पास बेटा 14 8 112 होता है। तो यहाँ पर बेटा एक दर्जे छोड़कर इशारिया लगा, तो यहाँ से इधर से मैंने एक दर्जे छोड़कर इशारिया लगा दिया। तो अब बेटा दोनों वैल्यू 14 जमा 11.2 को मैं प्लस करूंगा तो 25.2 हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास 1.8 को जब हम 14 में से मल्टीप्लाई करते हैं 14 के साथ तो 25.5 वैल्यू आ गई। इसमें से ये फार्मूले पर 32 प्लस कर तो हमारे पास 57.2, ये हमारे पास किसमें बेटा चेंज हो गया, फारेनहाइट के अंदर ये वैल्यू आ गई। इस तरीके से बेटा अगर वो आपको कन्वर्जन कोई भी दे दे तो इस तरीके से आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। आपने 9/5 को 0.55 बोल देना और इसको बेटा क्या बोलते हैं 1.88, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।